नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस मॉक टेस्ट 17, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो बीईओ की परीक्षा हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है एक फाउंडेशन कोर्स, जिसमें कि एंटायर सिलेबस कवर किया जाएगा टॉपिक वाइज आरओ एआरओ का थ्रू वीडियो लेक्चर्स। आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करा दिया जाएगा ताकि अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप फैकल्टी से पूछ सको। अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लास आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। इस नंबर पर सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैसेज करने से अच्छा आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेल करा दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द कैटेगरी ऑफ सिल्क वीवर इज मेंशन्ड? पहला आपको दिया गया भित्री अभिलेख, मतलब भित्री इंस्क्रिप्शन, दूसरा जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा प्रयाग प्रशस्ति और आखिरी आपको दिया गया है मंदसौर अभिलेख। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं। यहां पर आपका सही उत्तर क्या दिया गया है? डी दिया गया है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोवर्मन से रिलेटेड है, ठीक है। यहां पर कुछ और अभिलेखों के नाम दिए हैं, एक बार मैं इसको आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूं। पेपर में यहां से भी प्रश्न बनते हैं, तो आप एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, जिस तरीके से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से करिए। लेकिन ये अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब भी हम हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं तो ये किसका है? कलिंग राजा खारवेल का, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्र दामन का, ठीक है। नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी बाल्शी का, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? ये आपका समुद्रगुप्त का है, जिसको कि हम प्रयाग स्तंभ लेख भी कहते हैं। फिर ऐहोल अभिलेख किसका है? ये पुलकेशिन का है, ठीक है। मंदसौर अभिलेख की जब हम बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया मालवा नरेश यशोवर्मन, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख आपका किसका है? प्रतिहार नरेश भोज का, तो भोज का याद रखिएगा, ग्वालियर अभिलेख। फिर उसके बाद भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का है, ठीक है। और देवपाड़ा अभिलेख किसका है? बंगाल शासक विजय सिंह। तो यहाँ पे जितने भी अभिलेख आपको दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं स्लाइड से हट जा रही हूं, आप इसकी फोटो खींच लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शासकों को पहले से बाद के क्रम में सजाइए, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूलर्स के नाम आपको दिए गए हैं और आपको बताना है सबसे पहले कौन सा रूलर आया, उसके बाद कौन सा रूलर आया, फिर कौन सा रूलर आया। आपको कुछ रूलर्स के नाम दिए गए हैं तो मैं पहले आपको कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। एक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या है ये याद करने का तरीका, SKTSL, ठीक है। SKTSL क्या है? सबसे पहले आपकी कौन सी डायनेस्टी आई? स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? तुगलक, तुगलक, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी। फिर कौन सी आई? सैयद, और आखिरी में लोधी, ठीक है। ये याद रखिएगा। हो सकता है पेपर में प्रश्न आपको इस तरीके से पूछ ले, डायनेस्टी का नाम दे दे और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल दे, या फिर इन्हीं डायनेस्टी से उठाकर कुछ रूलर्स का नाम आपको दे दिया जाए पेपर में और उनको अरेंज करने को बोल दे। तो अब हम देखते हैं सही उत्तर हमारा क्या होगा। अगर आपको पता होगा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो आपकी स्लेव डायनेस्टी का था, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? तीसरा, तो तीसरा सी और डी में दिया गया है। उसके बाद आपका खिलजी डायनेस्टी आई। खिलजी डायनेस्टी से आपको कौन दिया गया है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, तो यहाँ पे एक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कौन आएगा? देखिए यहाँ पे तुगलक आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की बात की गई है, तो 4 हो गया और आखिरी में 2 हो गया। तो सही उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है। अब हम व्याख्या में भी देख लेते हैं। देखिए सही उत्तर आपका क्या है? सी आपका सही उत्तर है। सबसे पहले स्लेव, जिसको कि हम गुलाम वंश कहते हैं, फिर खिलजी वंश,
फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। इसी को मैंने लिखा है SKTSL, ठीक है। SKTSL 5-6 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। अब यहां पर याद रखिएगा क्लास, जो तुगलक वंश था वो सबसे अधिकतम शासन किया, ठीक है, और जो आपका खिलजी वंश था उसने न्यूनतम शासन किया। ये एक चीज आप यहां पर कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए, यहां पे व्याख्या में और भी फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि आप PDF में पढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या दिया गया है? औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। औरंगजेब से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया है, औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, ठीक है। औरंगजेब बिलीव्ड इन द सुन्नी रिलीजन, ठीक है। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। He is regarded or he is called as a जिंदा पीर। दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया गया, औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब was the मुगल एम्परर अपॉइंटिंग मोस्टली हिंदू ऑफिशियल, मतलब सबसे ज्यादा जो हिंदू ऑफिसर्स थे वो आपके औरंगजेब के समय पे अपॉइंट किए गए थे। दो औरंगजेब जो था वो बहुत कट्टर था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं, करेक्ट पूछा गया है, इसीलिए आपका उत्तर आंसर क्या होगा? सी होगा। अब हम व्याख्या में भी इसको कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आंसर दिया गया है, सी आपका आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? सल्तनत काल में प्रचलित शब्द इदरार, ठीक है, का क्या अर्थ है? ठीक है, इन द सल्तनत पीरियड द वर्ड इदरार वॉज, पहला आपका दिया गया एक प्रकार का धार्मिक कर था ये। दिस वॉज द, यहां पे एक मिनट क्लास, यहां पे क्या करिए आप, दिस वॉज अ काइंड ऑफ रिलीजियस टैक्स। दूसरा आपको दिया गया अन्य देशों के साथ व्यापार की एक निर्यात वस्तु थी, इट वॉज एन एक्सपोर्ट आइटम। तीसरा आपको दिया गया विद्वानों व धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता थी ये, फाइनेंशियल असिस्टेंस was given to the scholar and the religious people। और आखिरी आपको दिया गया है इमारतों के निर्माण करने वाले संबंध में प्रयुक्त होता था, ठीक है, used in relation to the builder of the building। तो मैं आपको बता दूं, जब भी इदरार की बात होगी तो ये इदरार जो था ना वो विद्वानों और धार्मिक लोगों को दिए जाने वाली आर्थिक सहायता थी। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस आपके किसको दिया जाता था? रिलीजियस पीपल और स्कॉलर्स को, वो आपका कहलाता था इदरार। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहीं पे हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, टर्म्स देख लेते हैं सल्तनत पीरियड से रिलेटेड। सबसे पहले हमने इदरार को डिस्कस कर लिया। सदका की अगर हम बात करें, सदका, ठीक है, वो एक धार्मिक कर होता था, रिलीजियस टैक्स होता था। वक्त की अगर हम बात करें तो ये भी आपका एक धार्मिक कर से ही रिलेटेड था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी आपकी प्रॉपर्टी थी या फिर जो भी मनी थी वो रिजर्व कर दी जाती थी धार्मिक टैक्स के लिए। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। धार्मिक कार्य के लिए सुरक्षित, जो मैंने कहा है रिजर्व, सुरक्षित कर दी जाने वाली संपत्ति अथवा भूमि, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। जब भी हम मसाहत की बात करते हैं तो ये भूमि की पैमाइश कहते हैं इसको। मिल्क जो है वो आपका क्या है? विद्वानों को धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? मिल्क, ठीक है। जो भी विद्वानों को धार्मिक, उनके धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाती थी भूमि, उसको हम मिल्क कहते थे। मेमार जो था वो इमारतों का निर्माण करने वाला था, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्लास, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पे पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरूल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? Who built the mosaic named खैरूल मंजिल in the front of पुराना किला in Delhi? पहला ऑप्शन आपको दिया गया हमीदा बानो बेगम, दूसरा सलीमा सुल्तान, तीसरा जीजी अंगा और आखिरी आपको दिया गया है माहम अंगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो डी है वो आपका सही उत्तर है। इन्होंने खैरूल मंजिल नाम की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया था। तो उत्तर क्या है आपका? डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ठीक है। यह कथन निम्न में से किसका था? Who among the following said the edge of the sword of revolution come only by rubbing it on the ideological stone? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है भगत सिंह, दूसरा दिया गया है मंगल पांडे, तीसरा राम प्रसाद बिस्मिल और आखिरी आपको दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट भगत सिंह ने दिया था। ए जो है वो सही उत्तर है। व्याख्या में भी हम देख लेते हैं, उत्तर आपका क्या दिया गया है? ए दिया गया है। चलिए
अब भगत सिंह से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भगत सिंह ने सार्डर्स की हत्या की थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम गिराया था, ठीक है, सेंट्रल असेंबली में बम गिराया था और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। कुछ नारे जो भगत सिंह ने बुलंद किए थे वो क्या है? इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, और साम्राज्यवाद का नाश। ये ऐसे नारे हैं जो भगत सिंह ने बुलंद किए थे। इतनी चीजें क्लियर रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 7वां प्रश्न। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? Who among the following leaders absconded from the jail and organized underground activities during the Quit India movement? पहला ऑप्शन जेबी कृपलानी, फिर राम मनोहर लोहिया, फिर अच्युत पटवर्धन और आखिरी जयप्रकाश नारायण। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, पूछा गया प्रश्न है जो कि हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या है? जयप्रकाश नारायण। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। व्याख्या में भी देखिए उत्तर आपका डी दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था। याद रखिएगा, कभी भी पेपर में इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए आपसे पूछ सकता है कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया था। तो आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, जेबी नारायण ने। इतनी चीजें क्लियर। अब क्लास यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीजें आपको और रिवाइज करा दूं। अगस्त ऑफर, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया है, फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट आया है। कभी कभी क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को आ जाता है, बच्चे अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उनसे बार बार कहती हूँ एसी करके याद रखो, ठीक है। ए पहले आता है फिर सी आता है, तो आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। तो अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन आया है और क्रिप्स मिशन को क्या कहा गया है? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें अभी भी किसकी बात हो रही थी? डोमिनियन स्टेटस की ही बात हो रही थी। और हमारा क्या मानना था कि 1929 के जो लाहौर सेशन में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, रावी नदी के तट पर, उस पे जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया था, आईएनसी ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी भी हम किस पे अटके हुए थे? अंग्रेज किस पे अटके हुए थे? क्रिप्स मिशन पर। इसीलिए फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, जहां पे हम कहते हैं अब हमें पूरी तरीके से आजादी चाहिए। अच्छा, यहां पर मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन स्ट्राइक किया है जिसका कि आंसर मैं आपको दे सकती हूं, लेकिन मैं चाहूंगी आप दीजिए। मैंने आपको बताया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ऐसा सेशन था जो कि गांव में ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है, जो कि गांव में ऑर्गेनाइज हुआ था और उसको प्रिसाइड किसने किया था? दोनों चीज बताइएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐसा कौन सा सेशन था जो कि गांव में ऑर्गेनाइज हुआ था, और दूसरी चीज उसको किस लीडर ने प्रिसाइड किया था? इसका उत्तर कमेंट में बताइए। यहां पे मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड एक सेशन बता दिया है। मैं आपको हिंट भी देती रहती हूँ। जो बच्चा क्लास रेगुलर कर रहा होगा उसको समझ में आता होगा, जब भी मैम प्रश्न कोई पूछती है तो वो आपके पहले वाले उत्तर से थोड़ा सा लिंक्ड रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको अब मेरे पढ़ाने का तरीका। अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, शारदा एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। शारदा एक्ट 1930 में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु डैश तथा लड़कों की न्यूनतम आयु डैश निर्धारित की गई थी। अच्छा, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला प्रश्न होता है ना, अच्छा प्रश्न होता है वैसे। यहाँ पे देखिए, शारदा एक्ट की जब भी हम बात करते हैं 1930 में, तो इसने मिनिमम एज कितनी लड़कियों की डिसाइड की थी और लड़कों की कितनी डिसाइड की थी शादी के लिए? ये प्रश्न है। तो पहला 14, 18, 18, 14, 18, 21, 21, 18। अब इस प्रश्न को करते समय क्लास ध्यान रखिएगा, पहले लड़कियों की एज की बात की गई है, तो लड़कियों के लिए मिनिमम एज 14 डिसाइड की गई थी और यहाँ पे 14 दिया गया है, ठीक है, और लड़कों के लिए 18 दिया गया था। तो ध्यान से करिएगा, यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या है? ए जो है वो आपका सही उत्तर है। हम व्याख्या में भी इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या है आपका? ए है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, इस समय वाइसरॉय कौन था? तो इस समय वाइसरॉय आपका इरविन था। ये भी चीज आप याद रखिएगा, इरविन। चलिए, अब यहां पे देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप लोग क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं 1 मिनट में आपको बता देती हूं, लेकिन प्रश्न बनते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडिया से जब प्रश्न बनते हैं तो यहां से बनते हैं। तो सबसे पहले यहां पे कुछ अधिनियम लिखे हुए हैं, ठीक है। वहां पे गवर्नर लिखा हुआ है, किस वर्ष में आया है और उसमें विषय क्या था, ठीक है। विषय इसी से रिलेटेड होगा जो यहाँ पे अधिनियम लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका है सती प्रथा प्रतिबंध। ये किसके समय में आपका आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, और ईयर क्या था? 1828,
1849, ध्यान रखिएगा क्लास ईयर को। फिर उसके बाद दास प्रथा पर प्रतिबंध, एलन बेरो, ईयर 1843, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह, लॉर्ड कैनिंग 1856, नेटिव मैरिज एक्ट, नॉर्थब्रुक 1872, फिर उसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट, लैंसडाउन 1891। यहां पर जब भी हम सती प्रथा प्रतिबंध की बात करते हैं तो हम राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं। राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड सारे फैक्ट याद रखिएगा, आत्मीय सभा के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में, ठीक है, और उनके द्वारा जो पब्लिकेशंस थी वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो एलन बेरो के समय में है, 1843 में आया है, लेकिन इसके बारे में मेंशन आपका चार्टर एक्ट 1833 में भी किया गया था, ठीक है। उसी को बाद में 1843 में आपके उसी के थ्रू 1843 में उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया दास प्रथा पर, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे विधवा विवाह की अनुमति दे दी गई और लॉर्ड कैनिंग थे इस समय, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग 1856, एक साल पहले, बस जब आपकी 1857 की क्रांति हुई थी उसके एक साल पहले, ऐसे करके याद रख सकते हो, दो चीजों को एक साथ कोरिलेट करके दिमाग में बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी नाम आप याद रखेंगे। नेटिव मैरिज एक्ट हो गया आपका, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, लैंसडाउन, ठीक है, और 1891। अच्छा, यहां पर लड़कियों की मिनिमम एज कितनी कर दी गई थी ये याद रखिएगा, 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको उसको समझना है और आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। चलिए, करेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कथन आपको दिया गया है, जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है, साधन लागत का मतलब आपका कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक समान रहती है, मतलब वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, किंतु वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। देखिए क्लास, जब भी हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं ना, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे डिमांड अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है, और डिमांड बढ़ने के कारण जो भी प्राइस होता है किसी भी गुड का वो आपका हाइक कर जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जैसे जब डेंगू का समय चल रहा था, ठीक है, तो उस समय अचानक से बकरी के दूध की और पपीते की डिमांड अचानक से बढ़ गई, ठीक है, और डिमांड बढ़ने के कारण क्या हुआ, जो बकरी का दूध पहले 10 रुपए लीटर बिकता था अब वो 100 रुपए लीटर बिकने लगा। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई में अभी भी कोई चेंज नहीं था। सप्लाई मार्केट में अभी भी अगर 100 लीटर बकरी का दूध आपके मार्केट में मिलता था तो वो अभी भी 100 लीटर मिल रहा है, लेकिन लोगों की डिमांड जो थी वो अचानक से बढ़ने के कारण अब उसका रेट कितना हो गया, 10 की जगह 100 हो गया। ये क्या है? ये आपका एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, जहां पे अचानक से डिमांड बढ़ जाए और कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका सेम रहे। दूसरा क्या है? इफ द प्राइस राइजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यदि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं तो उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। एकदम सही है ये भी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अचानक से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। अब आप समझिए कि कार बनानी है, ठीक है, हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, कार बनानी है, ठीक है, कार को बनाने के लिए स्टील चाहिए, ठीक है, अचानक से स्टील का रेट बढ़ जाए, अचानक से स्टील का रेट बढ़ जाए मार्केट में, तो ऑफकोर्स सी बात है स्टील के रेट बढ़ने के कारण से आपका जो कार है, गाड़ियां हैं, उसका भी रेट बढ़ जाएगा। तो ये आपका क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, बोथ आर करेक्ट। एक मिनट क्लास, बस एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आपका सही क्या है? ठीक है, सी जो है वो आपका सही है। देखिए यहाँ पे व्याख्या में भी आपका दिया गया है सी उत्तर जो है वो एकदम सही। अब हम 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न आपका क्या है? यहाँ पे सूची 1 दी गई है, यहाँ पे सूची 2 दी गई है, ठीक है, और यहां पर देखते हैं हम सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? सूती वस्त्र दिया गया है, ठीक है। सूती वस्त्र कहां होता है? आपका कोलकाता में, फोर्ट ग्लास्टर में। तो ए का सेकंड हो जाएगा, हम लिख के चल रहे हैं, ए का क्या हो गया? सेकंड हो गया। यहां पे लिख देती हूं मैं, एक मिनट क्लास, यहां पे ताकि आप लोगों को दिखे भी, ए का क्या हो गया? सेकंड हो गया, ठीक है। इसके बाद जब भी हम कागज की बात करते हैं तो कागज आपका श्रीरामपुर में, तो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड,
ए का सेकंड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, ए का सेकंड बी का फर्स्ट। अच्छा हाँ, अब फिर जब हम सी की बात करेंगे आयरन स्टील की, तो आयरन स्टील आपका कहां पाया जाता है? बंगाल में, कुल्टी में, तो सी का फोर्थ हो गया। और भारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहां पर हो गया? रांची झारखंड। तो यहां पे सही उत्तर आपका क्या होगा? बी जो है वो सही उत्तर है। आप लोग ने अगर अभी तक नहीं सॉल्व किया है तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्लास, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे मुझसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सॉल्व कर देती हूं, अभी तक आप सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो दोनों केस में आपके पास ना पावर है कि आप वीडियो को आराम से पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर वीडियो को प्ले करिए। अच्छा, अब तो पढ़ाई इतनी आसान हो गई है कि आप टीचर की स्पीड अपने अकॉर्डिंग तय कर सकते हो। अगर लग रहा है टीचर स्लो पढ़ा रही है तो क्या करो? स्पीड अचानक से बढ़ा दो। अगर लग रहा है कि टीचर बहुत फास्ट पढ़ा रही है तो वीडियो को पॉज कर करके देखो। तो आपके पास पूरा फ्रीडम है, आपको जिस तरीके से पढ़ना है आप पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है? बात यही है। तो यहाँ पे जो बी है वो आपका एकदम सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, हम सूती वस्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फोर्ट ग्लास्टर, ठीक है, कागज श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल, सीमेंट चेन्नई, ठीक है, लौह इस्पात कुल्टी, जूट रिसरा, ठीक है, एल्यूमिनियम जेके नारायण और भारत इंजीनियरिंग रांची, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब क्लास यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे और करूंगी, हो सकता है पेपर में प्रश्न इस तरीके से पूछ ले, उद्योग पूछ ले और स्थान दे दे, या फिर हो सकता है ये जो स्थान दिया है ना इसी से रिलेटेड प्रश्न बन जाए। मतलब आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, फोर्ट ग्लास्टर, श्रीरामपुर, चेन्नई, कुल्टी, रिसरा, जेके नगर और रांची एक तरफ दे दे और स्टेट एक तरफ दे दे और आपसे मैच द कॉलम के फॉर्म में प्रश्न पूछे। तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करता है? स्ट्रेट की बात की गई है और बोला है कौन सा स्ट्रेट आपका ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है, मतलब बेरिंग स्ट्रेट की बात की गई है, फिर डोवर स्ट्रेट की बात की गई है, फिर मलक्का स्ट्रेट की बात की गई है और आखिरी में आपके पाक स्ट्रेट की बात की गई है। और सेपरेट किसको करने की बात की गई है? ब्रिटेन एंड फ्रांस को। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? बी है। अभी तक बहुत से बच्चों ने इसका उत्तर दे भी दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अभी मैं व्याख्या में भी आपको उत्तर दिखा देती हूँ ताकि जो कंफ्यूजन एक दो क्लासेस में इसकी पहले वाली हुई थी वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए ना। जो आपको व्याख्या में आंसर दिया वही मैम बोल दे। चलो, तो यहां पर देखो, स्ट्रेट ऑफ डोवर की जब भी हम बात करते हैं तो ये इंग्लिश चैनल को अलग करता है, इधर देखिए नॉर्थ सी से, ठीक है। और अगर हम सेपरेट करने की बात करें तो इधर आपको क्या दिख रहा है? इंग्लैंड, ब्रिटेन, और इधर आपको क्या दिख रहा है? फ्रांस। क्लियर हो गई? यहां पे प्रश्न में आपको पूछा गया था ब्रिटेन और फ्रांस को, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ब्रिटेन और फ्रांस दिख रहा है आपको, स्ट्रेट ऑफ डोवर दिख रहा है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी भी याद रखिएगा। देखिए क्लास, जब भी हम स्ट्रेट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये दो लैंड मार्क को, मतलब दो लैंड पोर्शन को अलग करता है, लेकिन दो जो सी पोर्शन है उसको कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो इंग्लिश चैनल से नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है। यहाँ पे कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको भारत दिख रहा होगा, ये जो हिस्सा है ना क्लास, इधर का ये वाला, ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये आपका अफ्रीका है। तो इधर आप देखिए बाबल मंडेब स्टेट की मैंने पहले भी बात की है, ठीक है, बाबल मंडप का। तो यहाँ पे आपके रेड सी है और यहाँ पे अरेबियन सी है, याद रखिएगा क्लास, ठीक है। इधर रेड सी है, इधर अरेबियन सी है और ये आपको गल्फ ऑफ एडन दिया है, ठीक है। तो हमेशा पूछता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट कौन करता है? तो बाबल मंडप स्ट्रेट आप याद रखेंगे, ठीक है। इधर आइए, यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ दिख रहा है, ये पर्शियन गल्फ, ठीक है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान दिख रहा है। तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कौन कनेक्ट करता है? हॉर्मूज स्ट्रेट। देखिए मैं फिर आपको बता रही हूं, यहाँ पे सारे स्ट्रेट मैं आपको एक साथ नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों नहीं पढ़ाऊंगी? क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा। मैं थोड़े स्ट्रेट्स थोड़ा मैप आपको रोज रिवाइज कराऊंगी ताकि एग्जाम तक आते आते आपके दिमाग में बैठ जाए। तो आपको आज बस ये देखना है कि बाबल मंडप स्ट्रेट की बात और यहाँ पे हॉर्मूज स्ट्रेट, ये दोनों स्ट्रेट देखते हुए आपको चलने हैं। और डोवर स्ट्रेट के बारे में मैंने आपको दिखाई दिया है पहले। देखिए बी आपका सही उत्तर था वहां पे जो मैंने दिया था, जो आपका डोवर
स्ट्रेट है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, नॉर्थ सी को जोड़ता है और ये ब्रिटिश द्वीप समूह तथा फ्रांस के मध्य स्थित है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब चलिए यहां पे एक और जो मैंने पहले बताया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में, वो भी देख लो। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इधर आपका अफ्रीका है, अगर आप देखोगे तो इधर अफ्रीका है, इधर यूरोप है, तो यूरोप और अफ्रीका को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अलग करता है, अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन ओशियन को जोड़ता है। तो यहां पे हमने आपको कितने स्ट्रेट बताए अभी, तो मैंने आपको 4 स्ट्रेट बताए, उनकी लोकेशन मैप में दिखाई, एकदम याद रखिएगा क्लास, ठीक है। सबसे पहले डोवर बताया, फिर मैंने आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बताया, यहां पे मैंने आपको बताया ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, यहां पर आपका अटलांटिक है, वहां पे मेडिटेरियन है। लोकेशन याद रखिए। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने अफ्रीका का ही पोर्शन दिखाया था यहां पर, और मैंने आपको बताया था ये क्या है, रेड सी है, यहां पे आपके गल्फ ऑफ एडन है, यहां पर आपका बाबल मंडप स्ट्रेट है, ठीक है। और यहां पे मैंने आपको हॉर्मुज स्ट्रेट बताया था, ये पर्सियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान। क्लियर? अब इससे रिवाइज नहीं कराऊंगी, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी रिवीजन में। अच्छा देखो एक और यहां पर, ये तो किसी को सबको याद होगा, ये श्रीलंका है, ठीक है, ये हमारा भारत है, ठीक है, और इसके बीच में जो स्ट्रेट है वो आपका क्या है, पाक स्ट्रेट है। समझ में आ गया? श्रीलंका, भारत और बीच में पाक स्ट्रेट। अब यही सब चीजें यहां पे कुछ स्ट्रेट्स के नाम आपके दिए गए हैं, देख लीजिए। सबसे पहले जब हम बेरिंग स्ट्रेट की बात करेंगे, अब अगली क्लास में ना हम बेरिंग स्ट्रेट को आपको मैप में दिखा देंगे। आप बेरिंग स्ट्रेट देखोगे ना, अगर ये मैप है पूरा, तो आपके इधर के पोर्शन में सबसे ऊपर नॉर्थ की तरफ आपको इधर की तरफ मिलेगा बेरिंग स्ट्रेट, जो कि आर्कटिक एवं बेरिंग सी को अलग करता है, ठीक है। जिब्राल्टर मैंने आपको दिखा दिया, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक को, ठीक है। और यूरोप और अफ्रीका के बीच में है जिब्राल्टर। एकदम आंख बंद करके सोचो मैम ने दिखाया कि नहीं दिखाया। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। अगर आप आंख बंद करके चीजों को इमेजिन करके मैप में लोकेट कर ले रहे हो ना, तो पेपर में भी इजिली हो जाती है चीजें, ठीक है। फिर डोबर, जब हम डोबर की बात करते हैं तो नॉर्थ सी और अटलांटिक ब्रिटेन एवं फ्रांस, ठीक है। मलक्का, जावा सागर और बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी आपको पता है, बंगाल की खाड़ी किधर है, और नीचे की तरफ मलक्का है, ठीक है, नीचे की तरफ आपका मलक्का है अगर बंगाल की खाड़ी। फ्लोरिडा, मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक, और पाक जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब। तो इसको एक जगह स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो, खुद भी थोड़ा सा परिश्रम करो और मैप में देखना। मैंने वैसे आपको बहुत सी चीजें लोकेट करा दी है, और चिंता मत करना, आगे भी हम डिस्कस कर लेंगे। 12वां प्रश्न देखिए क्लास, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। राइट बोला गया है, यहां पे ध्यान दे लिया करो, मैम भी गलती कर देती है अक्सर। करेक्ट, चलो मार्क कर लिया हमने, गलती नहीं होगी, करेक्ट पूछा है। 21 जून एवं 22 दिसंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। डे एंड द नाइट आर इक्वल इन द बोथ हेमिस्फीयर ऑन द 21 जून एंड 22 दिसंबर। दूसरा है, अफ्रीका के लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। द लिम्पोपो रिवर ऑफ अफ्रीका कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। तीसरा है आपका, चीनुक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म व सूक्ष्म हवा है। चीनुक इज द हॉट एंड ड्राई एयर मूविंग अलोंग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन। तो मैं क्लास यहां पर आपको बता दूं, यहां पे लिम्पोपो रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, एकदम सही है। और जो चीनुक रिवर है ना, वो आपकी हॉट और ड्राई एयर है, ठीक है, जो कि कहां आपकी चलती है, रॉकी माउंटेन के पास, ठीक है, जो कि आपकी नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो यहाँ पे 2 और 3 आपका सही है, पहला आपका गलत है, क्योंकि ये 21 जून नहीं होता है, ये आपका 21 मार्च होता है, ठीक है। और दूसरा आपका कौन सा दिन होता है, 23 सितंबर, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखिएगा। यहां पे मैंने आपको सही उत्तर बी बताया है, व्याख्या में देखिए सही उत्तर क्या दिया गया है, बी दिया गया है, ठीक है। हम चीजों को वेरीफाई करते हुए भी चल रहे हैं। यहां पे याद रखिएगा दिन में बदलाव कर दिया गया था, तो मार्च है वो आपका और सितंबर में है। चलिए अब यहीं पर थोड़ा सा आपको मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूं। मैंने आपको अफ्रीका का मैप कई बार दिखाया है, इसलिए क्योंकि अभी हम अफ्रीका के मैप को बार बार देख रहे हैं, फिर हम नॉर्थ अमेरिका के ऐसे ही चीजों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। यहां पे हम इधर आ रहे हैं, देखिए इधर, ठीक है। ये पोर्शन देखिएगा, हो सकता है थोड़ा सा ब्लर्ड हो, लेकिन तब भी आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, या तो फिर मैं इसको हटा ही देती हूँ, रुकिए, ऐसे आपको ज्यादा समझ में आएगा। बस आप जहां मैं ड्रॉ कर रही हूं लाइन, उसको समझिएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे
अफ्रीका की जब भी हम बात करेंगे तो नीचे के पोर्शन में, साउथ पोर्शन में, यहाँ जहाँ साउथ अफ्रीका है आपका, इधर देखिएगा, इधर नाम्बिब डेजर्ट है, ठीक है, इधर डेकन्सबर्ग डेजर्ट है। प्लीज क्लास याद रखिएगा, इसके पहले वाले क्लास में भी मैंने रिवाइज कराया है, डेजर्ट याद रखिए। यहाँ पे नाम्बिब डेजर्ट है, यहाँ पे डेकन्सबर्ग डेजर्ट है, ठीक है। अभी हमने किसकी बात की है? लिम्पोपो रिवर की बात की है। और अगर आप देखेंगे यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है और यहाँ पे लिम्पोपो रिवर है, तो मतलब लिम्पोपो रिवर जो है वो 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काट रही है, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पर आपका विक्टोरिया फॉल भी है और लेक करीबा भी है। मैं ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगी, बस लोकेशन जो जो बता रही हूं ध्यान रखना। अब आंख बंद करो सब, जो भी जहां बैठे हुए हो, जो मैं बोल रही हूं उसको ध्यान से प्लॉट करो, ठीक है। अफ्रीका का मैप अपने दिमाग में बनाओ और साउथ पोर्शन पे आओ। साउथ पोर्शन में सबसे पहले नीचे डेकन्सबर्ग याद रखो, इधर नाम्बिब डेजर्ट याद रखो और उसी के ऊपर लिम्पोपो रिवर बनाओ और उससे कैप्रिकॉर्न को पास करो, ठीक है। कैप्रिकॉर्न को पास करो और लिम्पोपो रिवर को 2 बार कट करो। लिम्पोपो रिवर के ऊपर ही आपका विक्टोरिया फॉल है और इधर ही कालाहारी भी है, ठीक है, याद रखिएगा। बस इतना पोर्शन में डिस्कस करूंगी और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये देखिए ये रेड सी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे देखो और अच्छे से दिया गया है, यहाँ पे आपकी डेकन्सबर्ग हो गया, ठीक है, इधर नाम्बिब डेजर्ट हो गया, इधर कालाहारी हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है, इधर लिम्पोपो रिवर है और इधर विक्टोरिया फॉल। इतना बस याद रखो अभी के लिए, बस इतना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित क्रम में नहीं है, मतलब नॉट मैच्ड बोला गया है। ध्यान से देखना, अटाकामा मरुस्थल जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, फिर आपका कालाहारी मरुस्थल जो कि उत्तरी अमेरिका में है, फिर थार मरुस्थल एशिया में है, नाम्बिब मरुस्थल क्या दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका में है। तो यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया है कालाहारी डेजर्ट किधर है। फिर मैं क्या बताऊं क्लास, यहाँ पे नॉट बोला गया है, मतलब इनकरेक्ट बोला गया है और मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा? बी जो होगा वो सही उत्तर है और सब आपका सही दिया गया है, बस यही एक गलत दिया, बी। देखिए व्याख्या में बी दिया गया है। चलिए अब यहीं पर कुछ चीजें एक बार देख लीजिए, चार्ट एक बार में याद करने की कोशिश मत करिएगा, अभी इमेजिन करिएगा, फिर मैं मैप में लोकेट कर दूंगी, 2-3 बार रिवाइज करोगे हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? सहारा की। तो मैं आपको सहारा दिखा दूं, सहारा ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है बताओ? ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ऊपर की तरफ आपको क्या दिख रहा है? सहारा दिख रहा है, ठीक है। अब इधर आओ, सहारा से आपकी कौन कौन क्षेत्र में इसका विस्तार है? अल्जीरिया में, चाड में, लीबिया में, माली में, मॉरिटानिया में, नाइजर में, सूडान में, ट्यूनीशिया में, मिस्र में और मोरक्को में, ठीक है। याद रखना, नहीं याद रहेगा तो चिंता मत करना, मैं याद करा दूंगी। फिर ऑस्ट्रेलिया, अब हम किसकी बात करें? ऑस्ट्रेलिया की। इधर आओ, ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया में क्लास कई बार पेपर में पूछा है, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करो। तो देखिएगा यहाँ पे ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, विक्टोरिया है। तो कोई भी डेजर्ट आपका पूछे, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया, गिब्सन, ये कहां पर है? ये आपके मरुस्थल डेजर्ट, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला देखिए यहाँ पर, अरे यहाँ पर क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट आपका कहाँ है? चाइना के पास है, ठीक है, मंगोलिया चाइना के पास। कालाहारी आपका कहाँ है? बोत्सवाना, ठीक है, जो कि मध्य अफ्रीका में है। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, इसके पहले वाले उसमें भी, और अच्छे से मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से, 1 मिनट बस क्लास, 2 मिनट रुकिए। हाँ ये देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कालाहारी दिखाया था और ध्यान देखिएगा कालाहारी के इधर से ही आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास कर रही है। तो ये कहां पर है? आपके अफ्रीका में है, ठीक है। फिर उसके बाद तकला मकान किधर है? ये चाइना में है। नाम्बिब किधर है? दक्षिण अफ्रीका में। नाम्बिब, कालाहारी, डेकन्सबर्ग, सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की है। काराकोम कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। थार आपके उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। सोमाली आपका कहाँ है? सोमालिया में है। अटाकामा उत्तरी चील में। दस्तैलुट पूर्वी ईरान और मोजाम आपका दक्षिण कैलिफोर्निया में है। अब यहीं पे मैप में मैं आपको ढंग से दिखा दूं इन सब चीजों को, ठीक है। ढंग से देखिएगा यहाँ पे चीजों को क्लास। यहाँ पर क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया। साउथ अफ्रीका में देखिए अटाकामा हो गया, पेंटागोनिया हो गया। अटाकामा, पेंटागोनिया साउथ
अमेरिका में, सॉरी अफ्रीका मैंने बोल दिया क्या, तो अमेरिका सुन लेना, ठीक है। अटाकामा, पेंटागोनिया, यहाँ पे मोजाम्बिक आपका और ग्रेट बेसिन नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। इधर देखो काराकोरम आपका हो गया, ठीक है, दस्ते लॉट आपका हो गया। यहाँ पे गोबी डेजर्ट मैंने अभी आपको बताया मंगोलिया और चाइना की तरफ है। थार डेजर्ट भारत और पाकिस्तान। तो इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली, लोकेट भी कर ली, एक दो बार पढ़ोगे याद रहेगा। 14 प्रश्न को हम देखते हैं। कौन सी एक विशेषता धारवाड़ क्रम की चट्टानों की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ऑफ धारवाड़ रॉक? तो पहला आपका क्या है, ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। These rocks are economically most important among the rocks found in India। एक जनरलाइज स्टेटमेंट है और मैंने पहले भी बताया है जब ऐसे जनरल स्टेटमेंट दिए हो वो ज्यादातर सही ही होता है। दूसरा, देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं इन्हीं चट्टानों में मिलती है। ऑलमोस्ट द मेजर मेटल्स ऑफ द कंट्री आर फाउंड इन दिस रॉक। थर्ड है आपकी, ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपवर्तन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। These are flaky rocks formed by the erosion and deposition of primary rock of Archean period। अब फिर आखिरी आपका भारत का 90% से अधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में मिलता है। More than 90% of India's coal is found in these rocks। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा, परेशान मत होइएगा, मैं आपको उत्तर बताती हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ रहे होंगे तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसी रॉक है जिसमें कि ज्यादातर मेटल पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं ये एक ऐसी रॉक है जहां पर ज्यादातर आपके कोल पाए जाते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको, कोयला पाया जाता है 90%। तो इसमें से और इसमें से कोई एक ही स्टेटमेंट आपकी सही होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो सी है, अरे सॉरी क्लास, जो बी है वो एकदम आपका सही है। यहां पे नॉट पूछा है, इसी वजह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो 90 से अधिक कोयला है ना वो धारवाड़ रॉक्स में नहीं मिलता है, वो आपका गोंडवाना में मिलता है, याद रखिएगा। देखिए व्याख्या हम देख लेते हैं, यहां पे डी है, ठीक है। देखिए भारत का 90 से अधिक कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। समझ में आया? अगला हम देखते हैं 15 प्रश्न। 15 प्रश्न यहाँ पे घटना दी गई है, यौगिक दिया गया है, मतलब कौन से कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है यहाँ पे क्लास, यहाँ पे सबसे पहले आपको एसिड रेन दी गई है। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एसिड रेन दी गई है, अम्ल वर्षा दी गई है, ठीक है। एसिड रेन के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नॉक्स और सॉक्स की हम बात करते हैं, ये दोनों विलन होते हैं, ठीक है। तो यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड, तो ए का आपका क्या हो गया, जल्दी से देखो थर्ड, ए का थर्ड 2 ऑप्शन में आपका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो ओजोन लेयर डिग्रेडेशन की बात की गई है। ओजोन लेयर डिग्रेडेशन के लिए सीएफसी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि है आपका डी का फर्स्ट। डी का फर्स्ट आपका यहां दिया गया है, यहां दिया गया है, तो मतलब हम देखें तो हमारा सही उत्तर बी होना चाहिए, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं, ऐसे ही पेपर में प्रश्न को हल करते हो ना, लेकिन अभी कंफर्म करेंगे। इसके बाद दिया गया है कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, जब भी एयर पॉल्यूशन होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके की वजह से हीमोग्लोबिन की उसमें आपकी दिक्कत आती है। तो सी का सेकंड कहां दिया गया है, यहां दिया गया है और यहां पे भी दिया गया है, ठीक है, दोनों जगह दिया गया है, मतलब ये आपका सही चल रहा है। और बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका क्या है, बी क्या है, फोटोकेमिकल मिस्ट। फोटोकेमिकल मिस्ट में आपका क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, तो बी जो है वो सही उत्तर है आपका। ओजोन की बात कर रही है तो ओजोन लेयर डिग्रेडेशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी चीज क्लास आप यहाँ पे याद रखेंगे, ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। कौन सा कन्वेंशन जो है, जो जैसे आपका वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो आपका ओजोन से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये सब चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। ओजोन लेयर कहां पर आपका प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्रश्न बनते हैं इसलिए। और ओजोन लेयर आपका किन रेस को धरती पे आने से रोकता है, मतलब किसको आपके प्रोहिबिट करता है, तो अल्ट्रावायलेट रेस को,
ठीक है। और एक और चीज दिमाग में याद आया, ओजोन लेयर को यूज करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज किया जाता है, वो डॉप्सन का, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप ओजोन लेयर से रिलेटेड एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले 16 सितंबर वाली बात, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात, दूसरी स्ट्रेटोस्फीयर की बात, तीसरी अल्ट्रावायलेट रेस की बात, और फिर मैंने यहां पर आपको बता दिया डॉप्सन यूनिट से ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर किया जाता है। चलिए, अब इससे ज्यादा समय क्यों हम लोग बर्बाद किया जाए। सूची 1 को सूची 2 से फिर सुमेलित करिए। वेरी गुड, 16वां प्रश्न है ये, ठीक है। यहां पे कुछ परियोजना दी गई है, वहां पे उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले चमेरा प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद दोयोंग, फिर कोयना, फिर उकाई। तो मैं आपको बता दूं, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, जो उकाई है वो गुजरात में है, ठीक है। तो डी का आपका क्या है, डी का आपका फर्स्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं जो चमेरा प्रोजेक्ट है वो आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ये भी पता है मुझे। ए का थर्ड, तो ए का थर्ड तो यहां पे दिया गया है, आपका डी में दिया गया है, तो मेरे हिसाब से तो डी सही उत्तर होगा। लेकिन और देख लेते हैं, डोयोंग जो है वो कहां पर है, डोयोंग टाइप का नाम है, नागालैंड में है, डी का फोर्थ हो गया। कोयना जो हो गया वो कहां पर है, कोयना ये महाराष्ट्र में है। तो डी का 16 का आंसर आपका डी है। व्याख्या में हम देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, डी है, ठीक है। अब मैं चीजों को वेरीफाई करते हुए चल रही हूं, क्योंकि इसके पहले वाली क्लास में मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी, बच्चे एकदम दुखी हो गए मेरी गलती से। मैंने इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, ठीक है, और मैंने उसके आंसर उसके हिसाब से बता दिया था। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां थोड़ा इग्नोर कर दिया करो, परेशान मत हुआ करो। और अगर इतनी छोटी छोटी गलतियां पकड़ लेते हो ना, तो एक शाबाशी मेरी तरफ से अपने आप को दे दो। क्यों? इसका मतलब आप सीरियसली पढ़ रहे हो। चलिए, यहां पे देखिए, जब हम चमेरा परियोजना की बात करते हैं तो ये किस पर है, ये रावी नदी पर है, और ये कहां पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। दोयोंग परियोजना की जब हम बात करते हैं तो ये आपका दोयोंग नदी में ही है, और ये कहां पर है, नागालैंड में। जब हम कोयना परियोजना की बात करते हैं, ये कोयना रिवर में ही है, और ये कहां पर है आपका, कोयना महाराष्ट्र में, ठीक है। उकाई परियोजना की जब हम बात करते हैं तो ये आपका गुजरात में है, और किस नदी पर है, ताप्ती रिवर पर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न, अंडमान द्वीप समूहों का सबसे दक्षिण द्वीप कौन सा है, ठीक है। द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान आइलैंड इज, दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, या फिर उत्तर अंडमान। तो यहाँ पे सदर्न मोस्ट की बात की गई है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। अब हम एक बार व्याख्या में भी उत्तर को देख लेते हैं, आपका सी सही है, ठीक है। तो अब अभी आपको इतना पता चल गया। यहाँ पे मैं मैप भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, देखिए, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, आप लोग जो भी सजेशन देते हैं मैम उसको करती हैं फुलफिल। अगर वो एक अच्छा सजेशन होता है, मुझे भी लगता है हाँ मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए ये काम करना चाहिए, तो मैं उसको करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये अंडमान बना हुआ है, यहाँ पर आपका क्या है, लिटिल अंडमान। तो सदर्न मोस्ट पूछा गया था, इसीलिए हमने लिटिल अंडमान यहाँ पे लगाया था, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा पोर्शन जो है वो आपका अंडमान आइलैंड है। सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, फिर इधर आपको दिख रहा होगा लिटिल अंडमान। कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर, ठीक है। अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड के बीच में आपका कौन सा चैनल है, 10 डिग्री दिख रहा है ये भी, ठीक है। फिर यहां पर देखिए आपका निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड में कुछ आप नाम याद रखिएगा, जैसे बोम्पोका, तरासा, जो हमने तरासा पहले भी डिस्कस किया था आपसे, अगर आपने पढ़ा होगा तो। फिर काचाल और नैन ओवी, तो ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए, और भी इंपॉर्टेंट चीजें हम एक बार देख लें। देखिए, जो मध्य अंडमान है, ठीक है, मिडिल अंडमान जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा द्वीप है। मिडिल अंडमान किधर है, दिख रहा है, बताओ, यस या नो बोलो। मिडिल अंडमान, ठीक है, ये सबसे बड़ा भारत का द्वीप है। मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्चम जो चोटी है वो आपका सैडल पीक है। यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी लिख दूं, नहीं तो तुम लोग दुखी हो जाते हो। सैडल पीक जो है वो सबसे ऊंची पीक है, ठीक है। और जब हम माउंट धूलियर की बात करेंगे तो ये ग्रेट निकोबार में है, और ये ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। तो दोनों याद रखिएगा, सैडल पीक भी याद रखिएगा और माउंट धूलियार भी याद रखिएगा। अक्सर पेपर में सैडल पीक के बारे में ही पूछता है, जो कि आपका कहां पर है, अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची आपकी चोटी है, और ये आपका उत्तरी अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है। नॉर्थ अंडमान फिर देख लो एक बार, यहाँ पर नॉर्थ अंडमान, यहाँ पे कौन सा है, हाईएस्ट पीक अंडमान की सैडल पीक है, याद रहेगा। जो सबसे सदर्न में है वो आपका लिटिल अंडमान है, और जो मिडिल अंडमान है वो सबसे बड़ा द्वीप है भारत का, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलो,
बहुत संभाल के, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में बच्चों को, ठीक है। और ग्रेट निकोबार का माउंट धूलियार, ठीक है। अब देखिए डंकन पास छोटा अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य में है। तो हो सकता है कभी आपसे पेपर में पूछ ले कि डंकन पास जो है वो आपके किन किन अंडमान के बीच में है, दक्षिण अंडमान के बीच में, या फिर मिडिल अंडमान के बीच में है, या फिर स्मॉल अंडमान के बीच में है, तो आप याद रखिएगा। और जो आपका 10 डिग्री चैनल है, यहाँ पे 100 डिग्री मत करिएगा क्लास, ये बड़ा खतरनाक चीज लिखा है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, ये 100 नहीं है, ये 10 है। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमने डिस्कस कर लिया, वो 10 डिग्री मैंने दिखाया उसको 100 मत कर लेना, गड़बड़ हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा। चलो अब हम 18वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी गई है, दोनों को सुमेलित करना है। मैच द कॉलम ही आज पूछा गया है पेपर में, बाप रे बाप। अब देखिए यहाँ पे सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है। यहाँ पे राष्ट्रीय अंतरदेशीय नौ वहन संस्था दी गई है, नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट। दूसरा आपको केंद्रीय जल परिवहन निगम दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या दिया गया, सबसे चलो लगाते हुए भी चलते ना। जब भी हम राष्ट्रीय अंतरदेशीय नौ वहन योजना की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर आपका क्या है, पटना, ठीक है। क्या है, पटना। तो ए का आपका क्या हो गया, सेकंड। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं केंद्रीय जल परिवहन निगम की, तो इसका सही उत्तर आपका क्या है, कोलकाता, बी का फोर्थ हो गया। यहां पे लिख लें, ए का सेकंड, बी का फोर्थ। फिर उसके बाद जब हम राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान की बात करते हैं, क्रीड़ा मतलब स्पोर्ट्स की बात, क्रीड़ा मतलब खेल वाली की बात हो रही है। नेशनल वाटर स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपका कहां पर है, गोवा में है, सी का फर्स्ट हो गया। अंतरदेशीय जलमार्ग निगम की बात करते हैं, इनलैंड वाटरवे कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो वो कहां पर है, नोएडा में है। तो 2 4 1 3 बी में दिया गया है। एक बार हम व्याख्या में इसको चेक भी कर ले क्लास, उत्तर में बी दिया गया है, देख लिया करिए व्याख्या में उत्तर आपका बी है, ठीक है, बी सही है। 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपकरण ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक है। आपको कुछ उपकरण दिए गए हैं और वहां पर किस तरीके का एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है उसकी बात पूछी गई है। जब भी हम लाउड स्पीकर की बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, एकदम सही है, ठीक है। अच्छा, जब हम सितार की बात करते हैं तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सितार जो है, जब सितार बजाया जाता है तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही रहती है, एकदम सही है। तीसरा देखते हैं, सोलर सेल जो होती है वहां पे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, एकदम सही है। जब भी हम सोलर सेल की बात करते हैं तो वहां पे जो सोलर रेस होती है, जो सोलर एनर्जी होती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर आपका क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। अरे एक मिनट क्लास, यहां पे इसको सही करिएगा। मैंने जो बोला है यहां पे, मैंने आपसे क्या बोला है, साउंड एनर्जी में, ठीक है। तो जो मैंने साउंड एनर्जी बोला यहां पर, तो 2 ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया गया है और पेपर में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट दिया गया है, समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आपका क्या हो गया, कौन सा इनकरेक्ट है आपका, खाली 2, तो डी आपका सही है। चीजें समझ में आई क्लास। लाउड स्पीकर आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जो सितार है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं, सितार तो साउंड प्रोड्यूस करता है ना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसी वजह से 2 आपका गलत है। और यहाँ पे सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो आपका सही उत्तर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग डी हो गया, क्योंकि रॉन्ग पूछा गया था। व्याख्या में देख लीजिए डी है, ठीक है, चलिए सही हो गया ना। फिर यहाँ पे देखो, जब भी हम विद्युत बल्ब की बात करते हैं, हम बल्ब की जब भी बात करते हैं, बल्ब क्या देता है, रोशनी देता है, तो वो विद्युत ऊर्जा को किसमें, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जब हम विद्युत हीटर की बात करते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में, गर्म लगता है, ठीक है। डायनेमो में ये प्रश्न पूछता है, क्योंकि ये दोनों तो बहुत इजी है, पेपर में हो सकता है ना पूछे, लेकिन डायनेमो पूछता है। ये आपका क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, समझ में आ रहा है। मैकेनिकल एनर्जी को ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती जो है वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, लाइट एनर्जी में, किसमें, प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को। लाउड स्पीकर वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में, क्यों, क्योंकि लाइट एनर्जी, विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये आपके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में, और सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बहुत आसान चीज है, याद देख लेना, पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसमें इतना कुछ दिमाग लगाने वाली नहीं चीज है, प्रैक्टिकल चीज है, आप आराम से कर सकते हो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न देखो। प्रदेश में प्रश्न में दो वक्तत्व कथन तथा कारण दिए गए हैं, निम्नलिखित कूट की सहायता से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्तर नहीं, उत्तर दीजिए, इसको सही करिए, उत्तर दीजिए, ठीक है। कथन 1 दिया गया है, पारे की छोटी बूंद गोल होती है परंतु बड़ी बूंद चपेट हो जाती है, ठीक है। मरकरी की बात की गई है। अगर हम मरकरी की एक स्मॉल ड्रॉप लें तो वो आपको राउंड शेप में, ओवल शेप में दिखेगी, मतलब उसका जो शेप है, ठीक है, राउंड दिखेगी। लेकिन जब हम लार्ज अमाउंट में मरकरी लेते हैं तो फ्लैट हो जाती है। रीजन आपका दिया गया है, बहुत छोटी पारे की बूंद का द्रव्यमान कम होने के कारण उस पर गुरुत्व बल कम लगता है और बूंद बड़ी होने पर गुरुत्व बल बढ़ जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी लेते हैं तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है वो बहुत कम लग रहा होता है, लेकिन जब हम लार्ज अमाउंट में इसको लेते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ए होगा, ठीक है। व्याख्या भी सही दी गई है, ठीक है, ये देखिए लिखा भी है व्याख्या में, ए आपका उत्तर। पारे की छोटी बूंद गोल होती है परंतु बड़ी बूंद चपटी होती है, फ्लैट होती है, क्योंकि बहुत छोटी पारे की बूंद का द्रव्यमान कम होने के कारण उस पर गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है, अतः पृष्ठ तनाव बल या संसर्जक बल अधिक प्रभावी होता है। यहाँ पे पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन की बात की जा रही है, ठीक है, सरफेस टेंशन भी कम लगता है। लेकिन जैसे ही बूंद आपकी बड़ी हो जाती है उस पर गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगने लगता है, ठीक है, सरफेस टेंशन ज्यादा लगने लगता है, जिसकी वजह से वो आपका फ्लैट हो जाती है। समझ में आ गया होगा। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों लोगों को साथ लेके चलना ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब पता नहीं आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। 21वां देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपको कथन दिया गया है, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन। दूसरा आपको दिया गया है, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, द सरफेस टेंशन डिक्रीजेस टू 0 ऑन क्रिटिकल हीट। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, वो बोला गया है। तो सरफेस टेंशन आपका 0 हो जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर ही होता है जिसपे सरफेस टेंशन आपका 0 हो जाता है। तो ये तो सही है, लेकिन ताप बढ़ाने पे आपका सरफेस टेंशन बढ़ता नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बी मैंने आपको उत्तर बताया है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए व्याख्या में भी आपका आंसर बी दिया गया है। अब देखिएगा, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स, अब आपको समझ में आ रहा है, हमने कोई भी ऐसे कोई कंपाउंड लिया तो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो काइनेटिक एनर्जी जो इन मॉलिक्यूल्स की होती है वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके वजह से इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक अट्रैक्शन होता है। देखो आपने ऐसे पढ़ा होगा, हम 3 स्टेट्स की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस की, अभी यहाँ पर, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस की। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, बस आप समझने की कोशिश करिएगा। जब भी हम गैस की बात करते हैं तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं और इनके बीच में जो वो होता है, अट्रैक्शन होता है, वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स आपके हैं ये थोड़े करीब आ जाते हैं, थोड़े करीब आ जाते हैं, ठीक है। और जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो ये एकदम करीब होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये आपका सॉलिड हो गया। कुछ इस तरीके से हम पढ़ते हैं चीजों को। अब यहाँ पे कह रहा है, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जीज होती हैं इन मॉलिक्यूल की वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा वो आपका घटने लगेगा। क्यों घटने लगेगा? क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी तो ये मूव करने लगेंगे जल्दी जल्दी, और उसी की वजह से आपका जो सरफेस टेंशन है वो भी डिक्रीज
इंक्रीज कर जाएगा। कल मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी कोई भी आपका कंपाउंड मोशन में रहता है उस समय जो एनर्जी उसके पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। चलिए, होप आपको समझ में आया हो चीजें। अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब हम 22वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग। कुछ पेयर्स दिए गए हैं, यहाँ पे ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास, पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो फ्रेनोलॉजी की जब भी बात करते हैं तो खोपड़ी के अध्ययन की बात करते हैं, स्टडी ऑफ स्कल की बात करते हैं। मायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो स्टडी ऑफ मसल्स की बात करते हैं। नेफ्रोलॉजी की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ किडनी की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। व्याख्या में भी देखिए उत्तर डी दिया गया है। देखिए एंटोमोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कीड़ पतंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं, ऑर्निथोलॉजी की, तो हम किसकी बात करते हैं, पक्षी विज्ञान की बात करते हैं। जब एंथ्रोलॉजी की बात करते हैं तो मानव विकास की बात करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया जीवाणु के अध्ययन को कहते हैं। इथोलॉजी जो है वो जीव के प्रजातियों का गुण होता है। जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम जीन्स की बात करते हैं, हम वंशानुगत गुणों के अध्ययन की बात करते हैं। न्यूरोलॉजी जो है वो आपके किससे रिलेटेड है, मस्तिष्क से रिलेटेड है। न्यूरोलॉजी की बात कर रही हूँ, ठीक है। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन होता है। गायनोलॉजी जो है, गायनकोलॉजी कहते हैं, गायनकोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि स्त्री रोग विज्ञान से रिलेटेड है। कार्डियोलॉजी जो है वो हार्ट से रिलेटेड है। हिमेटोलॉजी जो है वो आपका यकृत से रिलेटेड है, ठीक है। फाइकोलॉजी जो है वो शैवालों का अध्ययन है। एग्रोलॉजी जो है वो फसल किससे रिलेटेड है, और आपके पेडोलॉजी जो है वो मृदा का अध्ययन है। तो इसको एक जगह टिक लगा लीजिएगा, सॉरी मतलब वो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 23वां प्रश्न देखते हैं। कंधे का जोड़ व कूल्हे का जोड़ किस प्रकार की अस्थि संधि है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ बोन जॉइंट इज द शोल्डर जॉइंट एंड द हिप जॉइंट, किस तरीके का जॉइंट होता है, पूछा गया है। आपका पहला दिया गया है कंदुक खलिका संधि, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा आपका दिया गया कब्जा हिंज संधि, हिंज जॉइंट। फिर खूटी संधि, पाइवोट जॉइंट। और फिर आखिरी आपको दिया गया सैंडल संधि। तो मैं आपको बता दूं, व्हाट टाइप ऑफ द बोन जॉइंट इज द शोल्डर जॉइंट एंड द हिप जॉइंट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ए इज द करेक्ट आंसर। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पर मैं आपके लिए फिगर भी लेकर आई हूं ताकि जिन बच्चों को ना समझ में आए, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, वो समझ ले। यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके हिप जॉइंट में पाए जाते हैं और शोल्डर जॉइंट्स में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये आपका फेमur है। अब देखिए इधर ये हिप जॉइंट है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये बॉल है, और इधर इसको सॉकेट कहते हैं, ठीक है। इधर शोल्डर पे देख लीजिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। शोल्डर्स को जब आप मूव करते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे बीच में आपके बॉल प्रेजेंट होती है और इधर सॉकेट होता है। तो याद रखिएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर्स में प्रेजेंट होते हैं, तभी ये ऐसे मूवेबल होता है चारों डायरेक्शन में। अगला हम देखते हैं 24वां प्रश्न। देखिए, यकृत रिवर की बात की गई है। यकृत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विद रिस्पेक्ट टू द लिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला आपको दिया गया, या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दूसरा आपको दिया गया, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। जो बाइल जूस जो लिवर सिक्रीट करता है वो आपका गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। फिर है यकृत प्रोटीन उपापचय प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। द लिवर पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। मैं आपको मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटालिज्म नहीं, मेटाबॉलिज्म कर लेना, नहीं तो भी तुम लोग हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या है, डी, ठीक है। ये तीनों रोल जो दिए गए हैं उसमें लिवर का रोल होता है। चलिए, अरे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे वो ये वाला है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ये सबसे पहले कि जो लिवर है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे जो आप याद रखें, यकृत के निचले भाग में स्थित नाशपाती के आकार की छोटी थैली को पित्ताशय कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। और यकृत द्वारा जो एक्सक्रीटेड जूस होता है, जिसको कि हम बाइल जूस कहते हैं, ठीक है, वो यकृत द्वारा स्रावित पित्त जूस पित्ताशय में संचित होता है, ये याद रखिएगा। वो
जो यकृत, जो लिवर, जो बाइल जूस सिक्रीट कर रही है वो कहाँ जाके स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। ये लाइन याद रखिएगा जो कि स्टेटमेंट 2 में दी गई थी, बाइल जूस सिक्रीटेड बाय द लिवर इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। पेपर में यहीं पे ट्विस्ट कर देता है, समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने इस पे ज्यादा इंफेसिस दिया है, इसलिए नहीं कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इंफेसिस इसलिए दिया है क्योंकि यहां से प्रश्न बना हुआ है। अब देखिए 25वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको दिया गया है सोडियम 24, ठीक है, यहाँ पे कार्बन 14 और यहाँ पे आयोडीन 131 दिया गया है। यहाँ पे इनके यूजेस दिए गए हैं। सबसे पहला जब सोडियम 24 की बात की जा रही है तो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए इसका यूज होता है। ब्लड क्लॉट्स को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। 14 कार्बन 14 का यूज लिखा है कैंसर के उपचार में होता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और आखिरी आपको दिया गया आयोडीन 131 का यूज थायराइड ग्रंथि के विकार ज्ञात करने के लिए, टू फाइंड द थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सेकंड है ना वो आपका गलत है। कार्बन का यूज ना कार्बन डेटिंग के लिए यूज होता है, कोई चीज कितनी पुरानी है वहां पर कार्बन 14 का यूज किया जाता है। आयोडीन आपको पता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रेख होता है, ठीक है, जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड आपकी स्वेल कर जाती है, लोगों को घेंगा हो जाता है, अगर कुछ मतलब घेंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे सोडियम 24 जो है वो ब्लड क्लॉट्स को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे करेक्टली बोला गया है, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3। देख लिया हम लोग, एक मिनट इसको करेक्ट करिए क्लास। देखिए फिर मैंने वही गलती कर दी आप लोगों को। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो 2 है वो आपका गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। मैं सही बता रही हूँ, ये जो गलती मैंने अभी की है ना, यही गलती बच्चे भी एग्जाम में कर देते हैं, वो आंसर सही मार्क करते हुए भी गलत मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिए आप लोग। मैंने जानबूझ के आप लोगों के लिए कभी कभी ये सब चीजें ध्यान में रखवाने के लिए कि आपसे ये भूल ना हो। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो गया? बी सही उत्तर हो गया, क्योंकि ए और A1 और थर्ड जो है वो सही है। देखिए बी सही उत्तर है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब भी हम सोडियम 24 की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ब्लड क्लॉट को पता लगाने के लिए इसका यूज होता है। जब हम कार्बन 14 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी स्पेसिमेन है उसकी एज को फाइंड आउट करने के लिए कार्बन 14 का यूज करते हैं। जब फास्फोरस 32 की बात करते हैं तो ये आपका ये जो भी ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ल्यूकीमिया, मैंने आपको बताया था ल्यूकीमिया के बारे में, उसके उपचार में यूज होता है। आयोडीन 131 जो है वो थायराइड से रिलेटेड है। फेरस 59 जो है वो अरक्तता के रोगों को याद करने के लिए, और कोबाल्ट 60 जो है वो भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। आर्सेनिक 14 जो है वो त्वचा संबंधी स्किन से रिलेटेड डिजीजेस के लिए यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार पेपर में प्रश्न यहां से बनता है साइंस से, चाहे वो ROA हो, चाहे वो PCS हो, चाहे वो BE हो, सब में प्रश्न यहां से बना है। तो इसको एक जगह पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना। अब हम 26th क्वेश्चन को देखते हैं। मेरिकल्चर का संबंध किससे रिलेटेड है? विद रिगार्ड्स टू द मेरिकल्चर कुछ स्टेटमेंट्स आपकी दी गई हैं, 4 स्टेटमेंट्स। इसको एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस स्टेटमेंट्स को पढ़िए आप लोग, ठीक है। हम समय नहीं बर्बाद करते हैं इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स को पढ़ने के लिए। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका है, जो मेरिकल्चर है वो भोजन के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से रिलेटेड है। प्रमोशन ऑफ मैराइन फिशेस फॉर द फूड, सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए सही उत्तर क्या है, ठीक है। ऐसे ही आता है पेपर में अर्बोरी कल्चर जो है वो वृक्ष से रिलेटेड है, ठीक है। एपीकल्चर जो है, एपीकल्चर वो मधुमक्खी से रिलेटेड है। ऑलिवी कल्चर जो है वो जैतून के तेल से, इसलिए उसको ऑलिव ऑयल कहते हैं, ऑलिव, ठीक है, ठीक है। ऑलेरी कल्चर जो है वो किससे रिलेटेड है? ये आपके सब्जियों से रिलेटेड है। फिशी कल्चर जो है वो मछलियों से रिलेटेड है। फ्लोरिकल्चर फूलों से। सिल्वी कल्चर जो है वो वन कृषि से रिलेटेड है। सेरिकल्चर जो है वो रेशम उत्पादन से रिलेटेड है, उत्पादन से, रेशम प्रोडक्शन से। हॉर्टिकल्चर जो है वो फल फूल सब्जियों से रिलेटेड है। तो प्लीज क्लास प्रमुख अध्ययन यहाँ पे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 27वां प्रश्न पॉलिटी का प्रश्न है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, फिर आंसर देने की कोशिश करिए।
फिर देखिए क्या सही है क्या गलत। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, मैं आपको यहां पे अंडरलाइन करा दूं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला आपको दिया गया राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा आपको दिया गया है संविधान की 5वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ द मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द ईच स्टेट। और आखिरी आपको दिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा मेंबर इज 5 ईयर। तो मैं आपको बता दूं राज्यसभा के बारे में हमने आपको बताया था, ये अपर हाउस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया था ये परमानेंट हाउस आपका होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4th शेड्यूल नहीं होगा, यहाँ पे 5th शेड्यूल नहीं होगा, यहाँ पे 4th शेड्यूल होगा आपका, तो ये आपका गलत हो गया। और यहाँ पे जो टेन्योर है 6 साल होगा, ना कि 5 साल होगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था? इनकरेक्ट पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर आपका होगा बी। देख लीजिए यहाँ पे बी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, ठीक है। राज्यसभा के बारे में किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 80 में लिखा है, ठीक है। राज्यसभा के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब उसके कंपोजिशन के बारे में, आपके किस गठन के बारे में किस आर्टिकल में लिखा है, किस अनुच्छेद में लिखा है? 80 में लिखा है, जिसमें कि बोला गया है जो 250 मेंबर होंगे राज्यसभा में, ठीक है, मैक्सिमम 250 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 238 मेंबर्स जो हैं वो आपके राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों से चुने जाएंगे। राज्यों और संघ राज्यों मतलब यूनियन टेरिटरीज और स्टेट से चुने जाएंगे 238 मेंबर्स। और 12 मेंबर्स जो है वो कौन नॉमिनेट करेगा? वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए बस, और कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है, ठीक है। 28वां प्रश्न देखिए, केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था किस वर्ष में? ठीक है, इन विच ईयर वाज द सरकारिया कमीशन फॉर्म टू कंसिडर द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। पहली चीज आप याद रखेंगे, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड है सरकारिया कमीशन। इसका गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर जानते हैं क्या है? 1983, ठीक है, 1983 आपका सही उत्तर है। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, इसके पहले वाली क्लास में ये 17th है, 16th 14th क्लास में, 14th मॉक टेस्ट 14 में आई थिंक, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। 14 में एक प्रश्न दिया गया था सरकारिया कमीशन से रिलेटेड, ये प्रश्न, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, इसीलिए हम इस प्रश्न को यहां पर एक बार आपको सही से बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? निम्नलिखित में से क्या सरकारिया आयोग के संबंध में गलत है? मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, मैंने इसको सही पढ़ लिया था, सही पढ़ लिया था या फिर गलत पढ़ लिया था, कुछ दिक्कत हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है, इन 1981 में केंद्र सरकार ने, ठीक है, RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। In 1981, the central government appointed a 3-member commission under the chairmanship of RS सरकारिया। तो मैं बता दूं वो ईयर 1981 नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। ये कब है? 1983 में सरकारिया कमीशन का गठन हुआ था सेंट्रल स्टेट रिलेशन को पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरा आपका दिया गया, इस समिति के अन्य सदस्य श्री वी शिवरामन और मदन मोहन पुंछी थे। The other member of this committee was Shri B. शिवारमन एंड मदन मोहन पुंछी। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। यहां पर एक सदस्य तो इसके शिवारमन थे, लेकिन इसके जो दूसरे सदस्य थे वो आपके थे RC, याद रखिएगा। तो अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मुझे बताइएगा। इनकरेक्ट बोला गया है, इसीलिए यहाँ पे सही उत्तर आपका C होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। पहला 1983 में इसका गठन हुआ था, दूसरा इस समिति के दो दूसरे आपके सदस्य थे वो थे शिवरामन और RC, डॉक्टर RC। तो इसी वजह से इसका सही उत्तर अब मैंने आपको बता दिया है। क्लास याद रखिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहती मेरे वजह से आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत हो, ठीक है, एक भी प्रश्न आपका गलत हो, तो ये ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
29 क्वेश्चन को देखिए, सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, ठीक है, और यहां पे आपको बताना है क्या सही है। तो मैं आपको बता दूं यहां पर सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसकी, लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप आपके किस उसमें आता है, केरला हाईकोर्ट में, ए का 4th हो गया, ठीक है। उसके बाद पुडुचेरी की जब हम बात करते हैं, पुडुचेरी किसके अंडर में आता है, चेन्नई, ठीक है, तो 3 हो गया। फिर जब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो ये किसके अंडर में आता है, कोलकाता के, ठीक है। और जब हम दमन दीव और दादरा नागर हवेली की बात करते हैं तो ये मुंबई की। 4 3 2 1 आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज दी गई है, वहां पे हाई कोर्ट दिए गए हैं, ठीक है, और ये किसके अंडर में आपके आते हैं, वो हमने किसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं ये बोलना चाहिए। तो 4 3 2 1 यहाँ पे देख लीजिए, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप आपका किसके जुरिस्डिक्शन में इनके डिसीजंस लिए जाते हैं, केरल, पुडुचेरी, चेन्नई, अंडमान निकोबार, कोलकाता, दमन दीव, दादर नागर हवेली, मुंबई उच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, 30वां, ठीक है, 30th प्रश्न। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रथम बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था, ठीक है। In which general election was the first use of franchise by the youth at the age of 18 was? तो यहां पे सही उत्तर आपका सी हो जाएगा 1989। यहां पे देख लीजिए सी जो है वो आपका सही उत्तर है, पहली बार 1989 में। अब यहां पे प्रश्न पूछता है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो 21 वर्ष था आयु, जो मिनिमम एज वोटिंग के लिए 21 वर्ष था उसको घटाकर 18 कर दिया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो यहां पर आप याद रखेंगे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के थ्रू इसको किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा, संशोधन जो किया गया था, ठीक है। तो 21 से इसको कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष। 31st क्वेश्चन को हम देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के द प्रोविजन रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिया गया है। तो यहां पर आर्टिकल 123 है, फिर आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 213 है और आखिरी में आपको दिया गया आर्टिकल 137। तो मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 124 है, 124 याद रखिएगा। अभी इसी 124 को मैं 214 कर दूं ना, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, हाई कोर्ट से रिलेटेड है, याद आप ऐसे रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली के अगले या जब भी हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, वहीं पे मैं आपको आर्टिकल्स रिवाइज करा दूंगी जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। 32nd क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है लेकिन कंफ्यूज भी हो सकते हैं। देखिए यहां पर राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा राज्य का बजट प्रस्ताव पारित किया जाता है। द स्टेट बजट रिजोल्यूशन इज पास बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में आती है। द प्रोक्लेमेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल कम अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो मैंने आपको बताया था, कई बार मैं बता चुकी हूं, जब भी हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं तो आप आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 याद रखेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट रूल के पूरा प्रोसेस क्या होता है, वो सब चीजें मैंने आपसे डिस्कस की है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 दिया गया है कि अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है तो वहां पे जो बजट रिलेटेड रिजोल्यूशन है वो पार्लियामेंट पास करेगी, ये आपका एकदम सही है, ठीक है। और जो प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल है वो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, याद रखिएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या दी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया गया है आर्टिकल कितना, आर्टिकल 356 जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक बार प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा, प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, तो विद इन 2 मंथ, मैंने कई बार बताया है, 2 महीने के अंदर इसको, इस प्रोक्लेमेशन को पास कर जाना चाहिए। किसके द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, ठीक है। अगर लोकसभा और राज्यसभा इस
इस घोषणा को घोषणा को पास कर देगी तो इमरजेंसी आपके 6 मंथ के लिए लग जाएगी, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। फिर 6 मंथ बाद इसके अप्रूवल चाहिए लोकसभा राज्यसभा का। अगर फिर पास कर देगी तो फिर ये 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 6 महीने करते करते मैक्सिमम 3 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है किसी भी स्टेट में। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है? पंजाब है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा जो है ना, इसको साधारण बहुमत से पास करेगी, ठीक है, ये याद रखिएगा, साधारण बहुमत से। लेकिन जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो वहां पे हम साधारण की बात नहीं करते हैं, ये भी चीज याद रखें, वहां पे हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं। तो चीजें क्लियर हो रही होगी, हमने बहुत बार डिस्कस कर चुका है ये सब फैक्ट्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति पहले गठित की गई है? ये एक बहुत ही पूछा गया, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार पूछा गया, कितने भी स्टार लगा दे खत्म ही नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। पहला आपको दिया गया है संथानम कमेटी, फिर बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी, फिर आपको आखिरी में दिया गया पीके थुंगन समिति। तो यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी आपका सही उत्तर होगा। अब क्लास देखिए, अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना होगा ना, तो यहाँ पर आपको इन कमिटीज को अरेंज करने को दे देगा, और अरेंज करने को दिया भी है, ठीक है, पहले के पेपर्स में। तो इसीलिए ईयर भी अब याद करिएगा, ताकि कभी अरेंज करने को दे दे तो परेशान मत होइएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी 1956, उसके बाद संथानम कमेटी 1963, फिर उसके बाद सादिक अली कमेटी, अशोक मेहता कमेटी 1977, पीवी के राव समिति 1985, ठीक है, एलएम सिंघवी समिति, फिर उसके बाद पीके थुंगन समिति। तो प्लीज क्लास, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ईयर जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को आता है। इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे वो हम कभी आने वाली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 34 देखिए, ये आपका दिया गया, सुर सरोवर पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड? यूपी स्पेशल प्रश्न है, आगरा, बहराइच, हरदोई या फिर पीलीभीत? जल्दी से करते हैं, यहाँ पे सुर सरोवर की बात हो रही है तो वो आगरा में है, ठीक है। आपका सही उत्तर क्या है? ए आपका सही उत्तर है। अच्छा, व्याख्या देखते चलिए, उत्तर देखते चलिए, ठीक है। यहाँ पर जब भी हम सुर सरोवर पक्षी बिहार की बात करते हैं तो ये आगरा जनपद में है। इसी तरीके से हम कुछ और पक्षी बिहार की बात करते हैं, नवाबगंज पक्षी बिहार जो है वो उन्नाव में है, ठीक है। फिर इसका पटना पक्षी बिहार कहाँ है? एटा में है, ठीक है। लाख बहोसी कन्नौज में, बखीरा संत कबीर नगर, सुरहताल बलिया, भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़, समसपुर कहां पर है? रायबरेली, सांडी हरदोई, ठीक है। समान आपका मैनपुरी, फिर विजय सागर, महोबा, पार्वती अरंगा, गोंडा, और फिर आपका ओखला। प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी स्पेशल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक जगह स्क्रीनशॉट ले लो, रट डालो, इसमें कुछ समझाना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर कहां बनाया गया था? वेयर विल द फर्स्ट डेटा सेंटर ऑफ द उत्तर प्रदेश बिल्ड? तो यहाँ पे आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा। तो ये आपका फर्स्ट डेटा सेंटर जो है वो ग्रेटर नोएडा में होगा, डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 36 क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली निम्नलिखित गैसों को उनके योगदान प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहां पे लिखा है कि किसका कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, उसके हिसाब से हमें ग्रीन हाउस गैसेस को अरेंज करना है। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रश्नों को मैं बताती हूँ आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन, मीथेन। तो याद रखिएगा, अगर ग्रीन हाउस गैसेस की बात होगी तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, मतलब सबसे बड़ा परसेंटेज किसका होता है? वाटर वेपर का होता है। बहुत से बच्चे इसको गलत कर देंगे, ठीक है। सबसे बड़ा तो वाटर वेपर, वाटर वेपर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मीथेन, फिर ओजोन। 2143 डी में दिया गया है, आप व्याख्या में देखिए डी, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की तो यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस गैसेस में प्रमुख गैसेस और उनका योगदान कितना होता है। जलवायु का योगदान 36 to 70% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 9 to 27%, फिर मीथेन का 4 से 9% और ओजोन का 3 to 7%। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे ओजोन देख के ओजोन लेयर से मत कंफ्यूज होइएगा।
ओजोन देख के ओजोन लेयर से मत कंफ्यूज होइएगा। जो ओजोन आपके स्ट्रेटोस्फीयर में है, समताप मंडल में है, वो गुड ओजोन है, ठीक है, वो गुड ओजोन है, एक अच्छा ओजोन है और वो लेयर के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में है। जो ओजोन आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो प्रेजेंट है, वो आपका बैड ओजोन है। क्यों? क्योंकि ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ये एक तरीके का पॉल्यूटेंट है जो कि ग्रीन हाउस गैस का एक पार्ट है, ठीक है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्यों है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो एक या एक से अधिक प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलकर बने रहते हैं, ठीक है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट में कुछ चेंज करने के बाद आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मिलते हैं, या फिर एक या दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलकर आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का पॉल्यूशन होता है जब ओजोन आपका गैस के फॉर्म में वायुमंडल में प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? तो उस ओजोन से मत कंफ्यूज होइएगा, ये ओजोन लेयर की बात हमने की है। चलिए 37 प्रश्न देखिए यहां पर। भारत के सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? According to the report released by the Ministry of Statistics of India in the year 2015, which of the following is the state with the highest number of people over 60 years of age? कहां पे सबसे ज्यादा है पूछा गया है यहाँ पे। केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या पंजाब? यहाँ पे आपका सही उत्तर है केरला, ठीक है। चलिए ए जो है वो आपका सही उत्तर है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे व्याख्या को। तो ठीक है, सबसे पहले यहां दिख रहा है आपको केरल, उसके बाद गोवा, और अगर हम न्यूनतम की बात करें, मिनिमम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। 38 क्वेश्चन को देखिए। भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया? तो ये आपका कब की गई थी? 1976 में। यहां पे मैंने आपको ये देखिए 1976 में फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी भारत में अनाउंस की गई थी। इतनी चीजें क्लियर। 39 प्रश्न देखते हैं, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए क्लास प्लीज, और फिर इस प्रश्न को पढ़िए। सबसे पहले यहां पे क्या दिया गया है? ये एक तरीके का मुखौटा नृत्य है, ठीक है, मास्क डांस है। मतलब इसमें जो लोग भी डांस कर रहे हैं वो अपने चेहरे पे एक तरीके का मास्क लगाए हुए हैं, जिसमें पौराणिक कहानियों का वर्णन करने के लिए शक्तिशाली युद्ध संबंधित संचालनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे लोग मास्क लगा के डांस करते हैं, और कुछ आपका जैसे क्या लिखा हुआ है, पौराणिक कहानियों का वर्णन करने के लिए शक्तिशाली युद्ध संबंधित बैटल संबंधित एक्टिविटीज करते हैं। और 2011 में यूनेस्को में मान्यता की अमूर्त संस्कृति विरासतों की प्रतिनिधित्व सूची में इसे शामिल किया गया था। तो यहां पे क्या लिखा? इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन यूनेस्को इन 2011। तो यहाँ पे मास्क लगा के और बैटल की तरीके की एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये यूनेस्को इंटेंजिबल के लिस्ट में है। तो यहाँ पे किस डांस की बात की गई है? यहाँ पे छऊ नृत्य की बात की गई है। अब एक काम करिएगा, मेरे से एक गलती हो गई कि मुझे आपको छऊ नृत्य की एक पिक्चर दिखा देनी चाहिए ताकि आपको कभी भूलता नहीं, लेकिन मैं पिक्चर ला नहीं पाई। तो आप लोग अपने मोबाइल में खुद उसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए डी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहां पे देख लीजिए, झारखंड में सरायकेला छऊ, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ। तो ये देख लीजिए, जो छऊ नृत्य है उसकी 3 शैलियां हैं, जो कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। अगर क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट करना होगा तो इससे पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। तो वैसे आप ध्यान में रख लीजिए, छऊ नृत्य की 3 शैलियां झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मिलती हैं, मतलब होती हैं, और वहां पे उसको क्या क्या कहते हैं ये भी देख लीजिएगा। चलिए क्लास, यहाँ पे हमने लोक नृत्य दिया है और राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो इसको मैं पढ़ नहीं रही हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे याद रखिएगा, बिहू असम में, बिरहा आपका बिहार, जावरा मध्य प्रदेश, ठीक है, भांगड़ा तो सबको पता है पंजाब, तरंग मेला गोवा याद रखिएगा, ठीक है, रासलीला उत्तर प्रदेश पता है, ठीक है, गरबा गुजरात। तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसको देख लीजिएगा अपनी तरफ से भी। अब आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है, ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। हौरी और धनिया मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास के प्रमुख हैं? हौरी एंड धनिया आर द मेन कैरेक्टर ऑफ मुंशी प्रेमचंद नॉवेल।
गोदान के, गबन के, निर्मला के या फिर सेवा सदन के। तो मैं आपको बता दूं, अच्छा क्लास इसको ना एम्बेजलमेंट मत करना, ठीक है, इसको गबन ही करना, यहाँ पर गबन ही करना प्लीज। वो चेंज कर दिया इंग्लिश में, इसको चेंज कर दिया, इसको गबन ही करना। तो यहाँ पे होरी और धनिया जो है वो गोदान के कैरेक्टर हैं आपके, ठीक है, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। तो चलिए, धन्यवाद आज की क्लास को देखने के लिए, और मैं आशा करती हूँ आपको चीजें समझ में आ रही हो, मेरा एफर्ट आपको दिख रहा हो कि मैं कितने एफर्ट से आपको पढ़ा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जहां पर भी बच्चों को डाउट हो उस डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है, और जो भी आपके अच्छे अच्छे सजेशंस होते हैं उन सजेशंस को अपने क्लास में इंक्लूड कर सकूं, ठीक है। तो मैथ से रिलेटेड सजेशंस को मैंने इंक्लूड किया, बहुत सी चीजों को मैं इंक्लूड करने की कोशिश भी कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच क्लास, होप ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपकी ये पहली क्लास है तो मैं आपको बता दूं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे पहले के भी टेस्ट पड़े हुए हैं, आप जाके उन टेस्ट को एक बार देखिए, क्योंकि हर टेस्ट में हमने 40 प्रश्नों को ही डिस्कस किया है, लेकिन उन 40 प्रश्नों के साथ हमने ऐसे कई फैक्ट्स डिस्कस किए हैं जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं आपको बता रही हूं पेपर में प्रश्न यहां से फंसेंगे भी। तो धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर करिए। इसी तरीके से डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।